गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज प्रथमगढ़। आज हम बात करेंगे अमेरिकी संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण को समझने से पहले एक बार आप संसदीय शासन व्यवस्था को समझिए। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। भारत में या ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध। जो कार्यपालिका होती है जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं, उस मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है। जैसे भारत में जो मंत्री होते हैं वो व्यवस्थापिका यानी कि संसद के सदस्य होते हैं। ये मंत्री संसद के दोनों सदनों, लोकसभा या राज्यसभा, किसी से भी लिए जा सकते हैं। इसका मतलब हमारी जो कार्यपालिका है जिसे हम मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल कहते हैं वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है और दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित होते हैं। यहां पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका को समय से पहले अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा भी सकती है। यानी कि वो व्यवस्था जहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध पाया जाता हो, जहां पर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता हो और जहां पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका को समय से पहले हटा सकती हो, ऐसी शासन व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब कि यहां पर दोनों एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। लेकिन ठीक इसके उलट जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका प्राय एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ये जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है या अवधारणा है, ये केवल और केवल अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ही संभव है, संसदीय शासन व्यवस्था में कतई नहीं। जैसा मैंने बताया आपको कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, लेकिन शक्ति पृथक्करण इसी सिद्धांत पर आधारित है कि तीनों अंग एक दूसरे से पूर्णतया अलग रहे। तीनों अंग को मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिस शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा ही तीनों अंगों को पृथक करने की व्यवस्था की जाती है, यानी कि व्यवस्थापिका अपना मौलिक कार्य सिर्फ और सिर्फ कानून निर्माण का कार्य करे, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने का कार्य करे और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या और न्यायिक कार्य संपादित करे। अगर तीनों अंग एक दूसरे से अलग है और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते तो इसको कहते हैं शक्ति पृथक्करण। इस शासन व्यवस्था का सर्वोच्च उदाहरण अगर कोई है या कहीं पर पाया जाता है तो वो है अमेरिका। अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण की धारणा पर ही केंद्रित है। कैसे? यहां पर देखिए, अमेरिकी संविधान और शक्ति पृथक्करण, इसमें प्रथम 3 अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अमेरिकी संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं और 7 अनुच्छेद में जो प्रारंभ के 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, ये तीनों जिस प्रकार की बात कहते हैं उसी से अमेरिका में शक्ति पृथक्करण की स्थापना होती है। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 1 का खंड 1 यह कहता है कि कानून निर्माण की संबंधित शक्ति कांग्रेस में निहित होगी। कांग्रेस यानी कि वहां की संसद जो 2 सदनों से मिलकर बनी है, यह सदन है क्रमशः प्रतिनिधि सभा और सीनेट है। ये दोनों सदन मिलकर संयुक्त रूप से कानून निर्माण यानी कि विधायी प्रक्रिया का संपादन करते हैं। इसमें कार्यपालिका कुछ नहीं कर सकती, न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती। भारत में या ब्रिटेन में कार्यपालिका ही कानून रखती है, कार्यपालिका ही उसको पारित करवाती है, कार्यपालिका ही उसको लागू करती है। लेकिन अमेरिका में शक्ति पृथक्करण होने के कारण से सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थापिका ही कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई लेना देना नहीं। और यह बात अनुच्छेद 1 के खंड 1 से क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि वह सारी की सारी शक्ति कानून निर्माण की सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस यानी कि वहां की व्यवस्थापिका को सौंप। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 खंड 1 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति जो वहां की कार्यपालिका का मुखिया है
औपचारिक नहीं बल्कि वास्तविक मुखी है। वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। जो कानून व्यवस्थापिका यानी कि कांग्रेस ने बनाए हैं, उन कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वो अपने अधीन जो विभाग आते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, उनके माध्यम से उन कानूनों को लागू करता है, प्रशासनिक आदेश जारी करता है। इस मामले में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 3 खंड 1 कहता है कि न्याय के कार्य न्यायपालिका के पास होंगे, यानी कि कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, और जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं उनको न्यायिक कार्यों के माध्यम से लागू करना और उनके अनुसार न्यायिक कार्य संपादित करना। तो ये जो प्रारंभ के 3 अनुच्छेद है, ये स्पष्ट करते थे कि अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण के ऊपर केंद्रित है। इसको अपन और आगे व्याख्या करेंगे कैसे अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण की स्थापना की गई है। शासनांगों के स्वतंत्रता की व्यवस्था यानी कि शासन के अंग 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंग किस प्रकार से एक दूसरे से स्वतंत्र है, कैसे अलग है, इसकी हम चर्चा करेंगे। पहला है चयन प्रक्रिया। तीनों अंगों की चयन प्रक्रिया है, तीनों अंगों की अपन साथ ही साथ संसदीय शासन व्यवस्था के साथ तुलना भी करते चलेंगे। कांग्रेस पहला अंग जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं। कांग्रेस के 2 सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होती है, यानी कांग्रेस के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी और सीनेट के सदस्य भी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। भारत में देखिएगा, भारत में केवल लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमने जो विधानसभा राज्यों में स्थापित कर रखी है, उन विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, यानी कि जनता डायरेक्ट चुनाव नहीं करती। लेकिन अमेरिका में संसद के दोनों सदन, प्रतिसभा के सदस्य भी और सीनेट के सदस्य भी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अभी 2020 में ही इस वर्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है औपचारिक रूप से। अभी इसी बुधवार को, परसों ही हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति का चयन कर लिया है। 6 जनवरी को आखिरकार इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। खैर, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और जहां तक बात तीसरी शक्ति यानी न्यायाधीशों की है, न्यायाधीश सीनेट के अनुसमर्थन में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। ये नियुक्त होते हैं, ये 2 बाकी निर्वाचित होते हैं और न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश पर? सीनेट की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता। तो इसका मतलब दोबारा बात करें, कांग्रेस के दोनों सदन, उसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा और न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन सीनेट के अनुसमर्थन से। तो चयन प्रक्रिया तीनों की क्या है? अलग अलग। फिर है कार्यकाल भी सबका अलग है। देखिए कैसे, प्रतिनिधि सभा जो कांग्रेस का लोकप्रिय सदन है, प्रतिनिधि सभा के सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत में लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह अलग बात है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर सरकार हट जाती है या लोकसभा भंग हो जाती है तो वो समय से पहले भी जा सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यहाँ पर प्रतिनिधि सभा के सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 2 वर्ष से पहले उनको किसी भी रूप में हटाया नहीं जा सकता। हमने कहा जैसे लोकसभा समय से पहले भंग हो सकती है, लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सभा या सीनेट कभी भी समय से पहले भंग नहीं होती, वो अपना कार्यकाल पूरा अवश्य करती है। तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य 2 वर्ष के लिए, सीनेट के सदस्य 6 वर्ष के लिए, यानी कि सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। तो कांग्रेस जो संसद है, संसदीय जो दोनों सदन है, उन दोनों सदनों का कार्यकाल भी अलग अलग। प्रतिनिधि सभा का 2 वर्ष, सीनेट के सदस्यों का 6 वर्ष। और जहां तक बात राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। एक बार राष्ट्रपति चुन लिया गया तो महाभियोग की प्रक्रिया के अलावा उसको किसी भी रूप में हटाया नहीं जा सकता। और आज तक अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया। भले ही कुछ राष्ट्रपतियों के खिलाफ प्रक्रिया प्रारंभ हो गई हो,
लेकिन हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब एक बार अगर राष्ट्रपति चुन लिया गया तो 4 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। और जहां तक बात न्यायाधीशों की है, न्यायाधीश आजीवन नियुक्त होते हैं जब तक वो जिंदा है, जीवन पर्यंत। हाँ, न्यायाधीश अगर स्वयं चाहे तो 70 वर्ष की आयु के पश्चात वो त्याग पत्र दे सकते हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। तीनों का कार्यकाल अलग अलग, प्रतिसभा 2 वर्ष, सीनेट 6 वर्ष, राष्ट्रपति 4 वर्ष और न्यायाधीश आजीवन। याद रखिएगा, कांग्रेस को समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता, संसद को समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति व न्यायाधीशों को केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, इसके बिना उनको भी कार्यकाल से पूर्व हटाया नहीं जा सकता। जहां तक बात उत्तरदायित्व की है, सबका उत्तरदायित्व अलग अलग है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य जो 2 वर्ष के लिए चुन जाते हैं वो जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उनका चुनाव जिले के मतदाता के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत में लोकसभा प्राय हम मान के चलते हैं कि प्राय जिले में जिले का प्रतिनिधित्व करता, हालांकि ये निश्चित नहीं है। और अमेरिका में प्रत्येक सदस्य जो प्रतिनिधि का सदस्य है वो जिले का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जिले के मतदाताओं ने चूंकि उसको चुना है इसलिए वो जिले के प्रति उत्तरदायी है। सीनेट के सदस्य राज्य के प्रति, क्योंकि सीनेट के सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और पूरे राज्य की जनता जो वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर उनका चुनाव करती है, इसलिए वो राज्य के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रति, क्योंकि पूरे राष्ट्र ने या राष्ट्र के द्वारा जो निर्वाचक मंडल का चयन किया गया उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, इसलिए राष्ट्रपति पूरे देश के प्रति उत्तरदायी है। और न्यायाधीश संविधान के प्रति, क्योंकि संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका के कंधों पर है, इसलिए न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी है। सदस्यता इसमें समझेगा, एक व्यक्ति एक समय में एक ही विभाग का सदस्य हो सकता है। विभाग मतलब 3 विभाग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो 3 विभाग है इसमें एक समय में एक व्यक्ति एक विभाग का सदस्य हो सकता है। यदि वो व्यवस्थापिका का सदस्य है तो वो कार्यपालिका में नहीं हो सकता, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका में तो न्यायपालिका में नहीं हो सकता। भारत में जैसे अभी मैंने कहा संसदीय शासन व्यवस्था है, एक व्यक्ति एक समय में व्यवस्थापिका का भी सदस्य हो सकता है, कार्यपालिका का सदस्य भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है, मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। तो एक साथ एक व्यक्ति एक से अधिक का सदस्य हो सकता है, लेकिन अमेरिका में एक समय में एक व्यक्ति एक ही चीज का सदस्य होगा। ये जो व्यवस्थाएं है, ये व्यवस्थाएं ये तय करती है कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण, तीनों अंग एक दूसरे से पूर्णतया अलग है। तो यह है शक्ति पृथक्करण। लेकिन एक चीज और चलती है अमेरिका में, वो है नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली। यानी कि अगर पूरी तरह से शक्ति पृथक्करण कर दिया गया, तीनों एक दूसरे से एकदम ही अलग कर दिए गए, तो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाई। फिर तो ये भी हो सकता है कि व्यवस्थापिका यानी कि कांग्रेस यानी कि वहां की संसद मनमाने कानून बनाए, कार्यपालिका यानी कि वहां का राष्ट्रपति मनमाने आदेश जारी करे और न्यायपालिका मनमाने तरीके से संविधान की व्याख्या करे, मनमाने तरीके से कानूनों की व्याख्या करे। ऐसे में शासन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, शासन व्यवस्था कार्य नहीं कर पाएगी, सरकार चल नहीं पाएगी, पूरा का पूरा देश ठप हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के साथ साथ एक और चीज अपनाई जिसे कहते हैं नियंत्रण और संतुलन। यानी प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखे ताकि शासन व्यवस्था संतुलित रूप से कार्य कर सके। इसलिए संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण रखती है और न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि तीनों अंग एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं, जिसे कहते हैं नियंत्रण और संतुलन प्रणाली। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे के मार्ग में अवरोध डालती है ताकि कोई मनमाने तरीके से कार्य नहीं करने लग जाए। अवरोधों के उदाहरण, यानी कि कैसे एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में, मनमाने कार्यों में अवरोध उत्पन्न करके संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। पहला, कांग्रेस को नियंत्रित करने वाले अवरोध, यानी कि व्यवस्थापिका यानी कि संसद जिसके पास कानून निर्माण की शक्ति है,
वो मनमाने तरीके से कार्य नहीं करे, उसको रोकने की व्यवस्थाएं कैसे की गई है। प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि हम ये मानते हैं कि कांग्रेस यानी कि वहां की संसद ही कानून निर्माण करती है, कोई दूसरा किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो कैसा भी कानून बना सकती, कुछ भी किसी भी मुद्दे पर जो कि संविधान में उसको गिनाए गए। क्योंकि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, वो संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण से अमेरिकी संविधान में गणना और अवशेष के सिद्धांत के आधार पर केंद्र सरकार की शक्तियों को गिना दिया गया कि केंद्र सरकार इन विषयों पर कानून बना सकती है। तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद यानी कि कांग्रेस को प्राप्त है, और उन विषयों पर कोई भी कानून कांग्रेस बना सकती है, उसके मामले में कोई अवरोध नहीं। लेकिन वो मनमाने तरीके से कार्य नहीं करने लग जाए, मनमाना कानून नहीं बनाने लग जाए, इसलिए व्यवस्था क्या की है कि प्रत्येक विधेयक पर किसके हस्ताक्षर जरूरी है, राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के उपरांत ही वो कानून बनते हैं, कानून के रूप में लागू होते हैं। उससे पहले कोई विधेयक रहेगा, अधिनियम नहीं हो सकता। और राष्ट्रपति के पास क्या है, अगर कोई गलत कानून कांग्रेस ने बना दिया तो राष्ट्रपति के पास क्या है, वीटो पावर है। यानी कि वो उसके ऊपर अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो वीटो पावर, एक निलंबनकारी वीटो और एक है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो जिसे कहते हैं। यानी कि निलंबनकारी वीटो का मतलब है जो विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया है, राष्ट्रपति ये मानता है कि ये विधेयक उचित नहीं, तो उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये होगा निलंबनकारी, कुछ समय के लिए उसको टाल दिया गया। अगर पुनर्विचार के बाद वापस आता है, राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ेगी। दूसरा जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो, अगर कांग्रेस के अधिवेशन समाप्त होने में सिर्फ 10 दिन शेष रह गए हो, अंतिम 10 दिन, सिर्फ 10 दिन शेष रह गए हो, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए आता है, तो राष्ट्रपति उसको अपने पास रख सकता है। और 10 दिन में अगर कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है तो विधेयक भी समाप्त हो जाता है। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। तो राष्ट्रपति ऐसे किसी भी गलत कार्य को, ऐसे किसी भी मनमाने कार्य को जो कांग्रेस करना चाहते हैं, उसको कानून बनने से रोक सकता है। दूसरा, न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। मान लीजिए कांग्रेस ने मनमाना कानून बनाकर राष्ट्रपति के पास भेज दिया, मान लीजिए राष्ट्रपति ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए, अधिनियम के रूप में लागू हो गए, लेकिन अभी भी एक तलवार और है, वो तलवार किसकी है, न्यायपालिका की। इसके पास एक शक्ति है, इसकी न्यायिक पुनरावलोकन की। इसका मतलब होता है न्यायपालिका उन कार्यों का पुनरावलोकन करते हैं जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने संपादित किए। अगर वो संविधान के प्रतिकूल है, अगर वो कानून की उचित प्रक्रिया के प्रतिकूल है, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो कांग्रेस मनमाना कार्य नहीं कर सकती, उसके ऊपर राष्ट्रपति और न्यायपालिका की तलवार हमेशा लटकती रहती है, ताकि शासन व्यवस्था में संतुलन बना रह सके। दूसरा है राष्ट्रपति को नियंत्रित करने वाले अवरोध। राष्ट्रपति यानी कि वहां की कार्यपालिका, और कार्यपालिका मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति अगर कोई गलत कार्य करे, गलत आदेश जारी करे, ऐसी स्थिति में भी उसको रोकने की व्यवस्थाएं की गई। पहले क्या है, नियुक्तियों और संधियों पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक। राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की नियुक्ति कर सकता है और किसी भी देश के साथ कोई भी संधि या समझौता कर सकता है, लेकिन वो लागू तभी होंगे जब सीनेट उसको हरी झंडी दे देगी। अगर सीनेट उसको ठुकरा दे, यानी राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को ठुकरा दे, तो राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं कर सकता, और अगर संधि को ठुकरा दे तो संधि लागू नहीं हो सकती। इसका एग्जाम्पल, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल वर्साई की संधि है। 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। वुड्रो विल्सन ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, तत्कालीन राष्ट्रपति थे, लेकिन सीनेट ने उसको ठुकरा दिया, और सीनेट ने ठुकरा दिया, इसी कारण से अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। याद रखिए, मैं राष्ट्र संघ नाम ले रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं। 1919-20 में जिससे राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसमें अमेरिका शामिल नहीं हो पाया था, क्योंकि सीनेट ने उसको ठुकरा दिया था। इसका तात्पर्य निकलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगर कोई नियुक्ति करता है, अगर कोई संधि समझौता करता है, तो सीनेट की इच्छा के बिना वो लागू नहीं हो सकते। दूसरा, वित्त पर कांग्रेस का नियंत्रण। वित्त यानी कि धन की व्यवस्था और बजट को कांग्रेस अस्वीकार कर सकती है। बजट का निर्माण बजट ब्यूरो करता है राष्ट्रपति की देखरेख में, और राष्ट्रपति ही बजट को प्रस्तुत करता है। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रकरण पर, पूरी की पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस का नियंत्रण होता है, कांग्रेस में रखा जाता है, कांग्रेस के दोनों सदनों में रखा जाता है, दोनों सदनों से वो पारित होता है। अगर कोई भी सदन टांग अड़ा दे, सीनेट विशेष रूप से उस पर टांग अड़ा दे, बजट लागू नहीं हो सकता।
यानी कि राष्ट्रपति चाहे कुछ भी कर ले, कांग्रेस की इच्छा के बिना एक पैसा भी राष्ट्रपति खर्च नहीं कर सकता। कांग्रेस ये तय करती है कि जो पैसा खर्च करने की अनुमति मांगी गई है वो सही है या नहीं, यानी कि पूरे की पूरे वित्तीय ढांचे पर कांग्रेस का नियंत्रण है। तीसरा, युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस से। राष्ट्रपति किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकता है, लेकिन युद्ध तभी होगा जब कांग्रेस उसकी पुष्टि करेगी। कांग्रेस का मतलब दोनों सदनों से, प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों मिलकर ही युद्ध की घोषणा करते हैं, तभी युद्ध प्रारंभ होता है। केवल राष्ट्रपति कहने से युद्ध प्रारंभ नहीं होता। इसका मतलब राष्ट्रपति मनमाना कार्य नहीं कर सकता। अगर कांग्रेस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति बाज नहीं आ रहा है, बार बार गलत कार्य करता जा रहा है, मनमाने आदेश देता जा रहा है, संविधान का उल्लंघन करता जा रहा है या और भी कोई गंभीर अपराध कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को यह अधिकार है कि वो उसे महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा से शुरू होती है, सीनेट उसकी जांच करती है, दोनों सदन अगर उसको पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। तो इसका मतलब राष्ट्रपति मनमाने तरीके से कार्य करने लग जाए तो कांग्रेस उसको हटा सकती है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के कार्य संविधान के प्रतिकूल होने पर अवैध घोषित कर सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति जो कुछ भी कार्य कर रहा है, हो सकता है कांग्रेस के दोनों सदनों में उसी दल का बहुमत हो जिस दल का राष्ट्रपति है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और राष्ट्रपति मिलकर मनमाना कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक रोक है। किसकी? न्यायपालिका की। न्यायपालिका ऐसे किसी भी कार्य को जो संविधान के प्रतिकूल है अवैध घोषित करके समाप्त कर सकती है। राष्ट्रपति यहाँ पर भी मनमाना कार्य नहीं कर सकता। और तीसरा है न्यायपालिका को नियंत्रित करने वाले अवरोध। हम ये मानते हैं कि संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी, कानूनों की व्याख्या की जिम्मेदारी और न्यायिक कार्यों को संपादित करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के ऊपर है। न्यायपालिका इस शक्ति का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकती। कई तरीके हैं जिनके आधार पर न्यायपालिका को नियंत्रित किया जाता है। कैसे? न्यायाधीशों की सीनेट के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सीनेट, राष्ट्रपति, लेकिन किसके परामर्श से? सीनेट के परामर्श से। इसलिए ये जो व्यक्ति होते हैं बड़े ही उच्च कोटि के व्यक्ति होते हैं, न्याय कार्यों में पारंगत होते हैं, विधि वेत्ता होते हैं, और इन सब को ध्यान में रखते हुए ही सीनेट और राष्ट्रपति मिलकर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। अगर फिर भी मान लीजिए किसी कारण से किसी गलत व्यक्ति की नियुक्ति भी हो जाते तब भी तरीके न्यायपालिका को नियंत्रित करने के। कांग्रेस न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सकती है। मान लीजिए कि न्यायाधीश ही संविधान का उल्लंघन करने लग जाए या बेजा कार्य करने लग जाए या कांग्रेस के द्वारा जो कार्य किए गए उनको गलत तरीके से अवैध घोषित करने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को यह अधिकार है कि ऐसे न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग के माध्यम से वो उनको पद से हटा सकती है। और जो दोनों सदन है वो इस मामले में मिलकर न्यायाधीशों को सबक भी सिखा सकते हैं। अगला, संविधान संशोधन से कांग्रेस न्यायालय का क्षेत्राधिकार कम कर सकती है। यानी कांग्रेस को यह अधिकार है कि वो जो न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार है उसमें परिवर्तन कर सकती है, उसको कम या ज्यादा कर सकती है, न्यायाधीशों की संख्या कम या ज्यादा कर सकती है, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु तय कर सकती है। यानी कुछ भी फैसला जो है न्यायाधीशों के बारे में कांग्रेस मिलकर कर सकते। कांग्रेस के दोनों सदन अगर कोई ऐसा विधेयक पारित करते, संविधान संशोधन विधेयक, तब संविधान में संशोधन करके न्यायाधीशों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह है न्यायपालिका को नियंत्रित करने के तरीके। अगला है कांग्रेस के दोनों सदनों का एक दूसरे पर अवरोध। यानी कांग्रेस के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट भी एक दूसरे को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। कैसे? विधेयक दोनों सदनों द्वारा समान प्रक्रिया से पारित होना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि अगर प्रतिनिधि सभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने मनमाना परिवर्तन कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों सदन मनमाना कार्य नहीं कर सकते। मान लीजिए कि एक जो निश्चित प्रक्रिया कानून ने बनाई है कि इस प्रकार से इस बहुमत से पारित होना चाहिए, उसी प्रक्रिया से अगर पारित होता है तभी वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। मान लीजिए कि सीनेट के पास ज्यादा शक्तियां हैं, कोई विधेयक सीनेट में रख दिया गया, सीनेट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसको पारित भी कर दिया, तो यहाँ पर जो प्रतिनिधि सभा है वो उसको रोक सकती है, क्योंकि समान प्रक्रिया से पारित होना से एक सदन
ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। साधारण कानून के मामले में दोनों सदन बराबर शक्तियां रखते हैं और कोई भी सदन एक दूसरे के रास्ते में रोड़ा बन सकता है और कोई भी सदन अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी लगा कि ये कार्य उचित नहीं है, ये विधेयक उचित नहीं है, विधेयक की समुचित प्रक्रिया से पारित नहीं हुआ, तो दूसरा सदन उसको रोक सकता है। तो दोनों एक दूसरे पर अवरोध डालने का कार्य करते हैं। और अगला है संघ सरकार और राज्य सरकार का एक दूसरे पर अवरोध, यानी कि दोनों सरकारें, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी एक दूसरे पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। एक दूसरे की जरूरत होती है। कुछ ऐसे कार्य है जहां पर संघ सरकार को राज्य सरकारों की आवश्यकता पड़ती ही है। कैसे? संविधान संशोधन पर 3/4 राज्य यानी कि 75% राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक। संविधान में संशोधन तभी होगा जब दोनों सदन यानी कांग्रेस के दोनों सदन, प्रतिसभा और सीनेट 2/3 बहुमत से पारित कर दे और उसके पश्चात प्रत्येक संविधान संशोधन विधेयक राज्यों के पास भी जाता है। राज्य 3/4 का मतलब 75% राज्य। 75% का मतलब कि 50 में से 38 राज्य पक्ष में होने चाहिए, तभी संविधान में संशोधन होगा। 231 सालों के इतिहास में अमेरिका में मात्र 27 संशोधन हुए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि अमेरिका में संविधान संशोधन आसान नहीं है, क्योंकि राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है। केंद्र सरकार कोई भी परिवर्तन करना चाहिए, मनमाना परिवर्तन करना चाहिए संविधान में, उसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? राज्यों की। और कोई भी 13 राज्य मिलकर संविधान संशोधन को अस्वीकार कर सकते हैं, यानी कि 38 राज्य चाहिए। अगर 13 राज्य एक तरफ हो गए तो बहुमत नहीं मिल पाएगा, आवश्यक बहुमत 75% राज्यों का, और ऐसे में संविधान संशोधन विधेयक अटक सकता है। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे के मार्ग में अवरोध डालने का कार्य करते हैं। तो यह है शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली। शक्ति पृथक्करण का मतलब तीनों अंग एक दूसरे से अलग है, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि वो पूर्णतः अलग है और एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं रखते। संविधान निर्माताओं ने नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली इस प्रकार से स्थापित की है कि तीनों अंग एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। और इसी कारण से इतने लंबे समय से अमेरिकी संविधान आज भी सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। जहां भारत के संविधान में 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके, सिर्फ 50 और 70 सालों में अमेरिका में 231 सालों में भी सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं। ये इसी प्रकार की व्यवस्था का परिणाम है कि आज वहां पर सुचारू रूप से कार्य सभी अंग ठीक से कार्य कर रहे हैं। तो यह शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।